हाँ, तो स्वागत है जी आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने अपना एक्सप्रेस का सेटअप करा, हमने फिर राउटर वगैरह देखा। तो आई होप कि आपको वहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे नोड की ऑलमोस्ट बेसिक कंप्लीट हो चुका है। आपको नोड से आप फेमिलियर हो चुके हो, फिर आप एनपीएम से फेमिलियर हो चुके हो, फिर आप एक्सप्रेस के साथ फेमिलियर हो चुके हो, राउटर के साथ आप फैमिलियर हो चुके हो। तो नो डाउट अब हम अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और हम रियल टाइम अब एपीआईज को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेस्टफुल एपीआईज। ओके, हाँ, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने VS कोड खुला हुआ है। और जैसे कि हम लोगों ने जो जो पहले पढ़ा था वो फोल्डर्स अभी है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं अपना रेस्टफुल एपीआई स्टार्ट करने, क्योंकि हम लोगों ने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमें रेस्टफुल एपीआई बनाने से पहले हमें सोचना होगा कि हम क्या बनाएं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जहां पे क्या होगा, हमारे पास हमारे यूजर्स रहेंगे, कोर्स रहेगा। ओके, मतलब बहुत तरह के फंक्शनैलिटी रहेगा वहां पे। ठीक है, तो इसको बिल्ड करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम रियल टाइम एपीआईज को बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो एक फोल्डर बनाएंगे। आइदर आप फोल्डर यहाँ पे बना लो, अलग कहीं बना लो, नो इशू। ओके, तो हम यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं कि एजुकेशन एजुकेशन एपीआई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, एक काम करते हैं, एक अलग फोल्डर ही बना देते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, हम इसमें आते हैं और एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, एजुकेशन एपीआई। ठीक है, और जस्ट हम क्या करते हैं, इस वाले को ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। सिंपल है। ठीक है, ओके। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने तो डेटाबेस सिखाया ही नहीं। तो देखो, डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने इसी वाले प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट के साथ हम ऑलमोस्ट सारे चीज करेंगे। ठीक है, अगर आप सिलेबस एक बार देखो तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, हम सारे टॉपिक्स इस प्रोजेक्ट के साथ कवर करेंगे। ओके, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे माइक्रो सर्विसेज में, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनाया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बस पेशेंस रखने के काम है। ओके, लेट्स हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बन के रेडी है और एटलीस्ट वो VS कोड में भी खुल चुका है। परफेक्ट। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि हम नोड को इनिशियलाइज कर ले अपने इस प्रोजेक्ट में। सिंपल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इधर आप किटबैस यूज करो, CMD यूज करो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, npm init। ओके, आप -y कर दोगे तो आपको 1 by 1 मैसेज, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा, तो -y कर देते हैं। और देखो, हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं कमांड यूज नहीं करूंगा, आपको मैं यहीं से करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक SRC बनाएंगे। ठीक है, SRC हमारा सोर्स डायरेक्टरी रहेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी फोल्डर्स बनेंगे, फाइल्स बनेंगे, सारे इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, चलिए, SRC बन गया। इस SRC के अंदर जो हमारा आता है क्या है, मेन फाइल। ठीक है, index.js। इधर आप index.js लिखो, main.js लिखो, server.js लिखो, टोटली डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, एक नाम है, नाम में कोई ये नहीं है कि आपको यही नाम रखना होगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सप्रेस यूज करेंगे, तो वी हैव टू इंस्टॉल एक्सप्रेस, राइट? सो npm i एक्सप्रेस। परफेक्ट। और जैसे हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, हमारे डायरेक्टरी पे एक नोड मॉड्यूल्स नाम की फोल्डर बनेगा, जिसके अंदर हमारे सारे डिपेंडेंसीज को रखा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें, जिसके अंदर आपको आपका एक्सप्रेस भी मिल जाएगा। जैसे ये रहा आपका एक्सप्रेस। ठीक है, ओके। तो आपको पता है सर्वर कैसे बनता है एक्सप्रेस के साथ? आई होप कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, import express from express। ठीक है, हम लोगों ने एक मिस्टेक करा है, जो आप ढूंढो कि कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, const app
इज इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे 4000, ठीक है 4000, और जस्ट हम कर देंगे अपना ऐप डॉट लेशन। बट हमें ऐप डॉट लेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा तो गलती करा, फिर वापस हमने पोर्ट कर दिया, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। परफेक्ट। अब हम करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट लिशन, और इसके अंदर हम अपना पास कर देते हैं पोर्ट की, कौन से पोर्ट पे हमें चलाने हैं। ओके। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम कॉल बैक देंगे, ताकि अगर कोई एरर हमें आता है हम चेक कर लेंगे कि अगर भाई कोई एरर है। आप इवेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम HTTP में किए हुए थे। ओके, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते इस चीज़ को, लॉक करते हैं इसके अंदर सिंपल। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ सर्वर एरर। परफेक्ट। और मैं यहाँ पे उस एरर को पास कर दूंगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स हमारे पास कोई एरर ही नहीं है, तो सिंपल हम कर देंगे यहाँ पे क्या, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग। ओके, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट किस पे रन कर रहा है, तो आप देखो तो 4000 पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। परफेक्ट। अब इसे रन करें, कर लेते हैं एक बार npm start, बट ये रन नहीं होगा, क्योंकि आपने npm की स्क्रिप्ट तो डाला ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। बट एक और चीज़, जैसे कि आपको पता है कि हम नोडमोन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि नोडमोन के कारण क्या होगा कि हमें बार बार अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं करना पड़ेगा, वो हर एक चेंजेस के ऑटोमेटिक वो रन हो जाएगी मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम इसको भी डाउनलोड कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। npm i nodemon। परफेक्ट, हो गया। और फटाफट आते हैं, अपना थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। लाइक हमारा जो मेन है वो कहाँ पे है, तो वो है src के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट यहाँ पे अपना डाल देते हैं। लाइक जो स्टार्ट करने हैं, हमें करने हैं नोडमोन के साथ, तो नोडमोन src ऑफ इंडेक्स, और हम ps मॉड्यूल यूज़ करेंगे। सो वी हैव टू राइट लाइक, अपना टाइप चेंज करना पड़ेगा, कॉमन से हमें करना पड़ेगा मॉड्यूल जेएस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नोड जो होता है वो कॉमन जेएस होता है, ठीक है। इतना करते ही अब क्या होगा, इतना करते ही हो जाएगा मैजिक, ठीक है। अब हम करते हैं अगर npm स्टार्ट, और ये आपका बूम रन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो फटाफट हम एक और यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं, एक में हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा, एक में हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीजन हम एक .env फाइल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना npm i.env। ओके, चलिए सिंपल हो गया। और आते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा .env। परफेक्ट। किसके अंदर है ये, आई होप कि किसी के अंदर होना नहीं चाहिए। परफेक्ट, .env। हम यहाँ पे करते हैं अपना पोर्ट देते हैं, अपना पोर्ट यहाँ पे दे देते हैं, पोर्ट दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए आप, 4000 दे देते हैं। और यहाँ पे आके जस्ट हम अपने .env को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट .env फ्रॉम .env। परफेक्ट। और जस्ट आप यहाँ पे आइए और कर दीजिए .env.config। बस हो गया आपके इस फाइल के साथ कॉन्फ़िगरेशन उसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं भैया कि प्रोसेस ओके, process.env के पास से पोर्ट लेकर आ जाओ। मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो आप इसको 3000 पे रन कर दो, सिंपल, ठीक है। अभी देखो किस पे रन हो रहा है, अभी 4000 पे रन हो रहा है, नो इशू। ओके, बट अगर ऐसा हो जाए कि हमें यहाँ से पोर्ट ना मिले, तो क्या होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट 3000 पर रन होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3000 पर रन हो गया, ठीक है।
तो ये कुछ फायदे होते हैं हमें यहाँ पे ये और ऑपरेटर यूज करके लिखने का, ठीक है। एक्चुअली ये तो हमारे हमारे पहले पहले क्लास के हम लोगों ने फिर से उसको रिवीजन कर लिया, ठीक है, नो इशू। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि जो जो हमें काम के फोल्डर्स चाहिए वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पहले कंट्रोलर। आई होप कि आप कंट्रोलर के साथ फेमिलियर होंगे, क्योंकि जितने भी हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे वो सारे कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडल। मॉडल अब जितने भी हम MongoDB में क्रिएट करेंगे टेबल्स तो नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, तो उसको हम मॉडल के अंदर रखेंगे, ठीक है। लाइक यूजर का कुछ फंक्शनलिटी होगा, यूजर के पास अपना कुछ फील्ड होगा, लाइक यूजर का नेम, जो भी एक हायरार्की होती है हम उस हायरार्की को मॉडल के अंदर डालेंगे, ठीक है। यूजर का, एजुकेशन का, कोर्स का, एडमिन का, जो भी होगा हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा कॉन्फिग। ओके, कॉन्फिग नाम से लग रहा है, कॉन्फिग फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर से हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा क्या, राउटर। ओके, इस चीज से तो आप काफी फेमिलियर होंगे राउटर से। राउटर और कुछ लगेगा क्या, कॉन्फिग, कंट्रोलर, मॉडल, राउटर, लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ अभी और लगेगा हमें, ठीक है। चलिए सबको हटाते हैं। ओके लेट्स, तो अब हम करते हैं अपना डेटाबेस कनेक्ट, ठीक है। तो डेटाबेस आइदर आप SQL यूज कर सकते हैं, नो SQL कर सकते हो, बट हम इसमें नो SQL यूज करने वाले हैं, MongoDB यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास MongoDB इंस्टॉल होगा। अगर MongoDB इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि आपको कहाँ से एक्चुअली इंस्टॉल करना है इसे, ठीक है। तो एक बार मेरा ब्राउजर खुल जाए बस, अदरवाइज मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, आते हैं यहाँ पे MongoDB, परफेक्ट। और आप आ जाओ MongoDB के पहली वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाओ, रिसोर्स वगैरह कहीं तो होता है, डाउनलोड डाउनलोड कहाँ पे गया, ओके। एक बार बैक आते हैं और यहाँ पर यह कमांड ही दे देते हैं लिखने का, डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है, आ गया। ओके अभी देखिए आपके पास आ गया यहाँ पे MongoDB कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। आप यहाँ से आके आप आइदर आप EXE डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप जिप में कर सकते हो, ठीक है। जिप में करने के बाद उसे आप एक्सट्रैक्ट करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके साथ भी आपको इसका GUI मिल जाएगा जहाँ पे आप उसको ओपन करके आप अपने डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए आई होप कि आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लोगे डेटाबेस, क्योंकि ये तो काफ़ी आसान चीज़ है। ओके सो आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे डेटाबेस तो आपके पास कुछ ऐसे करके आएगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और आपके पास एक ही कनेक्शन होगा यहाँ पे। तो आपके पास आप उसको ओपन करिएगा तो आपको आपको डेटाबेस मिल जाएगा, देन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपका इतना तो कनेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं सॉरी, db.js, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसे कहते हैं mongoose, ठीक है, एक ORM है, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस करने में, ठीक है। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं, npmi mongoose, ठीक है। चलिए आपका mongoose भी इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं const
mongoose डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना लोकल होस्ट, अपना यहाँ पे MongoDB का URL लिखेंगे, ठीक है। तो लाइक अगर आपके पास कोई रिमोट URL है, जैसे आपने कोई ऑनलाइन डेटाबेस परचेस करा तो आप उसका URL यहाँ पे डाल दोगे। अदरवाइज अगर आपके पास लोकल है तो आप ये वाली URL डाल दोगे, ठीक है। MongoDB ये आपकी लोकल की होस्ट हो गई, ठीक है। ये आपका पोर्ट हो गया जहाँ पे आपका ये चलेगा, ठीक है। और ये आपकी एक डेटाबेस का नाम हो गया जहाँ पे आपके डेटा को रखा जाएगा, ठीक है। आप नाम चेंज कर सकते हो, नो इशू। लाइक हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं API एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, दैट्स इट। अब इतना करने के बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे कॉन्स्ट db, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, db इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन, परफेक्ट, ठीक है। हमने पहले mongoose को कनेक्ट करा URL के साथ, हमने अपना कनेक्शन ओपन कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं db डॉट ऑन, और जैसे अगर हम अपना डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, अगर कनेक्शन करते टाइम कोई एरर अगर आ जाता है तो हम इससे उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना एरर को कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए, अगर db.on हम करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं ओपन, अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो ये ओपन इवेंट चलता है और आपका प्रिंट कर देगा डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। और जस्ट अगर आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को दूसरे फाइल में यूज़ करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो आइए एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट db, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट db कर दिया, मतलब इस db वेरिएबल के अंदर आपने जो कनेक्शन करा उसको ओपन कर दिया, फिर आपने चेक करा भाई कि ये जो हमने URL डाला ये एस्टेब्लिश होता है या नहीं मेरे डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने में कोई एरर आता है तो आपका ये वाला कोड चलता है, क्योंकि वहां से एक इवेंट को एमिट किया जाता है, ठीक है। और वहां से अगर एरर आता है तो एरर इवेंट को एमिट करेंगे और यहाँ पे उसको हम कैच कर लेंगे ऑन के साथ। अगर अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो वहां से एक ओपन नाम का इवेंट एमिट होगा जिसको हम यहाँ पे कैच कर लेंगे, ओके। अब क्या करते हैं, हम इस वाली db.js को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हमने db में अपना डेटाबेस कनेक्ट करा है वो ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। तो मतलब कि हमें कॉल कराने का काम ही नहीं, बस हम फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए db ओके, और आपको एक ध्यान से यहाँ पे .js लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ एरर आता है या फिर कनेक्ट हो जाता है डेटाबेस। ओके, आप देखो तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ओके। और अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने डेटाबेस में, हमने कुछ हम गलत दे देते हैं, लाइक हमने कुछ ऐसा दे दिया, तो अभी आपको देखो एक एरर आ जाएगा, आपको थोड़ी देर में एरर आएगा। अभी तो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, बट जब कनेक्ट नहीं होगा टाइम आउट हो जाएगा। उसने बार बार ट्राई करा बट वो टाइम आउट हो गया उसका कि उसने कनेक्ट नहीं कर पाया, तब आपको एरर आती है, ठीक है। अभी वो ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने का, बट थोड़े देर में आपको एक एरर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपने Node.js एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। और सेम प्रोसीजर बाकी डेटाबेस के साथ भी होते हैं। अगर आप SQL यूज करो, NoSQL यूज करो, नो इशू, कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, ठीक है। अभी देखो आपको एरर मिल के आ गया कि इसने भाई ट्राई करा बट अननोन, इसको ये होस्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने 127/0 के बाद आपने DSF डाल दिया। वो क्या ऐसा तो कोई होस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि लोकल जो होता है इधर लोकल होस्ट आप लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बट हमने कुछ अलग दे दिया, दैट मीन्स कि ये हमारा होस्ट है ही नहीं है, तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। चलिए हम चेंज कर देते हैं इसको। बट आप खुद सोचो, हमारी जो डेटाबेस है क्या उसकी URL हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अभी ये हमारा लोकल है, चलो हमारे सिस्टम पे है, बट इन फ्यूचर आप जब रिमोट डेटाबेस ले रहे हो तो आप अपने डेटाबेस का URL किसी को तो नहीं दे सकते हो ना। तो हम क्या करते हैं कि
इस env फाइल के अंदर वैसे चीज़ों को रखते हैं जो हमारा हमारा क्रेडेंशियल मतलब जो इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, वो काफ़ी सिक्योर हो हमारे लिए, तो उन चीज़ों को हम env फाइल के अंदर रखते हैं। और जब भी डेटा, अब जब भी अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर हम पुश करते हैं तो वहाँ पे अपने env फाइल को पुश नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम है कि जब हम डिप्लॉय करेंगे तो फिर हमें env कहाँ से आएगा, तो उसमें सेटअप करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं dburl। आप ऐसे कुछ भी दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। आप आइदर इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, आप इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, परफेक्ट हो गया। अब देखो हम आते हैं इसके अंदर और जस्ट हम क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट इंपोर्ट क्या करेंगे, तो हम इंपोर्ट करेंगे अपना डॉट env फ्रॉम डॉट env, परफेक्ट। जस्ट करेंगे डॉट env config, अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब यूज कर सकते हैं तो करते हैं ना यूज। इसको हटाते हैं भाई, ये तो ऐसा लिखना चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। env डॉट, आपको याद है क्या लिखा हुआ था, db डॉट आई थिंक url। देखते हैं अपना ओपन करके चलता है नहीं चलता है। ओके, आप देखो चल गया, ठीक है चल गया। अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे दो फिर से वापस और आप इसको रिटर्न कर लो एक बार, तो अभी आपको एरर मिल जाएगा क्योंकि आपने तो चेंज कर दिया। अब देखो अभी इसने डेटाबेस कनेक्टेड नहीं लिखा, मतलब वो टाइम आउट के लिए वेट कर रहा है, वो ट्राई कर किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए समझ तो आ गया आपको। ओके, तो ये होता है हमारा डेटाबेस कनेक्शन विद Node.js। काफ़ी आसान था, कुछ नहीं है, आप खुद देखो, सिंपल। आपके पास ये कुछ लाइन का कोड है, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो कोई काम नहीं है, इस लाइन को भी नहीं लिखोगे तो कोई काम नहीं है। बस ये हमें दिखाता है कि कब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, कब कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपने और सारे भी फंक्शनलिटीज को क्रिएट करेंगे। जल्द से जल्द हम यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र की एपीआई बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास तो डेटाबेस आ चुका है और आप सीख चुके हैं कि पोस्ट एपीआई से डेटा कैसे मिलेगा, गेट एपीआई से कैसे होगा। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फटाफट अपने फंक्शनलिटी लिखेंगे और अपने डेटा को अपने डेटाबेस में पुश करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू।